स्वागत है आप सभी का अगले वीडियो में। मैं राजीव। कल हम लोग भाग 3 के 2 अधिकारों को पढ़े थे, समता का और स्वतंत्रता का। बहुत सारे कमेंट एक साथ आए कि सर बहुत लंबा वीडियो है, बोरिंग हो रहा है। अगर आप, मैं एक छोटा सा मैसेज 30 सेकंड का ले लूं। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के छात्र हो, बिहार पुलिस के छात्र हो, यार तो मैं बार बार देखो उसको स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन कर रहा हूँ हर मैटर पे। जो बेसिक क्वेश्चन मैं बताता चलूं, लेकिन कल तुम एसआई का फॉर्म डालोगे तो क्या बोलोगे सर डीप नहीं पढ़ाई है, तो 5 बार तुम यही नोट्स बनाते चलोगे, अभी यहाँ पढ़ेंगे फिर क्यों। जितनी ऑनलाइन कोचिंग है हमको आपको मुर्गा बना के काट रहे हैं, क्यों बन रहे हैं भाई। इंटरेस्ट के पीछे मत जाइए। सफलता संघर्ष से मिलेगी सर, इसके अलावा नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि बहुत आराम से एकदम एंजॉय में सर नौकरी पा जाएंगे, इतनी भीड़ में बिना संघर्ष के सर नौकरी नहीं मिलेगी। क्लियर? चले अब आते हैं। कल का जो क्लास था तो लेंदी था थोड़ा, आज भी क्लासेस चलेंगी। आज हम दूसरे पार्ट पे आ गए हैं, ठीक है, अधिकारों पे बात करेंगे। कल की क्लास में यार 2 चीजें छूट गई हैं और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि छूट गई हैं। जानते हो क्या छूट गया? एक छूट गया आर्टिकल 21 का आर्टिकल 21 का, ठीक है। एक अनुच्छेद छूट गया था हमसे 21 का, अनुच्छेद 21 का। यह अनुच्छेद था नहीं संविधान में, इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था और इसको जोड़ा कब गया था? 2002 में। कब जोड़ा गया था? तो इसे से जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। 2002 में उसमें हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। सर आर्टिकल 21 में कौन सा अधिकार ऐड किया गया? तो ये अगला बहुत अच्छा पॉइंट है। आर्टिकल 21 में सर ऐड किया गया शिक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 के काम में एक अधिकार ऐड किया गया, शिक्षा का अधिकार। किन बच्चों के लिए? राज्य में, कहां पे? राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अनिवार्य शिक्षा और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक। अब ये क्या है? आर्टिकल 21 का शिक्षा का अधिकार कितने वर्ष के बच्चों के लिए? 6 से 14। ये पॉइंट तुम्हें संविधान में 3 जगहों पे मिलेगा। 3 जगहों पे, 3 अलग अलग भागों में मिलेगा। जैसे जब भाग 3 मौलिक अधिकार में शिक्षा का अधिकार आया तो यह बच्चे का सर्वाधिकार है। भाग 3 में बच्चे के लिए अधिकार है। भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो राज्य के अधिकार और राज्य के कर्तव्य जिसमें दिए गए हैं। सर वहां पे राज्य का कर्तव्य है कि उसके राज्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना उसका कर्तव्य होगा। लेकिन जब एक भाग बाद में ऐड किया गया, भाग 4 का मूल कर्तव्य, एक भाग अपना है ना 4 का जो ऐड भाग है, संशोधन द्वारा जोड़ा गया 4 का, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जो है माता पिता का कर्तव्य है। तो एक बार राज्य का कर्तव्य 4 में, 4 का में माता पिता का कर्तव्य और 3 में बच्चे का अधिकार। 3 में बच्चे का अधिकार। तो ये छोटा सा एक पॉइंट हमसे छूट गया था
और एक पॉइंट छूट गया था यार, जानते हो क्या? आर्टिकल 21 में एक शब्द लिखा गया है, एक अधिकार है जीवन जीने का अधिकार, और एक अधिकार है गरिमामयी मृत्यु का अधिकार। ये दो अधिकार हैं। जहां पे एक शब्द आता है आत्महत्या, सुसाइड, क्या भारत में सुसाइड करना लीगल है कि लीगल नहीं है, या सुसाइड की जा सकती है, या निष्क्रिय इच्छा मृत्यु हम ले सकते हैं, या सक्रिय इच्छा मृत्यु हम ले सकते हैं? तो ये आर्टिकल 21 में एक शब्द आता है जीवन जीने का अधिकार। आइए 1-2 मिनट का छोटा टॉपिक है, इसको समझ के हम तब आगे बढ़ते हैं। ठीक भाई, चलिए। जीवन जीने का अधिकार, कौन सा अधिकार? जीवन जीने का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 21 का अधिकार है जीवन जीने का अधिकार। दूसरा गरिमामयी मृत्यु का अधिकार। अब इस पे कुछ विवाद है। एक विवाद है सरकार में, कुछ राज्य सरकारों के, उच्च न्यायालयों के, कुछ उच्चतम न्यायालयों के विवाद है। एक विवाद है पी रवि नाम बनाम भारत संघ। इसमें विवाद है पी रवि नाम बनाम भारत संघ। पी रवि नाम बनाम भारत संघ, यह विवाद है 1994 का। 1994 इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन जीने पे विशेष जोर दिया। ठीक, अब यहां पे जो विवाद है, कौन सा विवाद है? पी रवि नाम बनाम भारत संघ। इस केस में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार लिया गया। इस केस में आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार कर लिया गया। पी रवि नाम बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार कर लिया। ठीक, 1994 में कहा हाँ आत्महत्या हम कर, इच्छा मृत्यु हम कर सकते हैं। सेकंड, उसके बाद एक मामला फिर आया थोड़े समय बाद, ज्ञान कौल। कौन सा मामला आया? ज्ञान कौल बनाम पंजाब राज्य 1996। एक छोटा सा मामला हमारे पास फिर आ गया इसमें, ज्ञान कौल बनाम पंजाब राज्य 1996। कब का मामला था ये? 1996 का मामला था। इस मामले में आत्महत्या को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया। आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार नहीं स्वीकार किया गया। इसमें कहा जीवन जीने पर विशेष जोर दिया गया। ठीक, इसमें हम लिखेंगे कि आत्महत्या के अधिकार को आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया। आत्महत्या के अधिकार को मूल अधिकार स्वीकार नहीं किया गया। फिर क्या कहा गया? कहा गया कि जीवन इस केस में जीवन जीने पर विशेष जोर
दिया गया। इस मामले तक अभी आत्महत्या करना अपराध नहीं है, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके पहले के मामले में आत्महत्या की जा सकती थी, वो अधिकार था, हमारा जीने का मन नहीं है, हम मर जाएंगे। लेकिन जब ज्ञान कौर का मामला आया, इसमें कोई बहुत फैसला खास नहीं आया। इसने कहा कि नहीं यार, मूल अधिकार नहीं है, लेकिन कोई केस भी नहीं बना कि आप नहीं मर सकते। जैसे अब क्या है, अगर आप आत्महत्या करते हैं तो अब जुर्म है, ठीक। आर्टिकल 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास करना क्या है, कानूनन एक दंडनीय अपराध है, किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना अपराध है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा मामला सामने नहीं आया। उसके बाद फिर एक मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग, एक ऐसी महिला जो आपको बहुत पहले चला रहा होगा कि जो बहुत महीनों तक आईसीयू में लेटी थी, निष्क्रिय अवस्था में, एकदम निष्क्रिय अवस्था में, मशीनों के बल पे, वेंटिलेटर पे जिंदा थी। वो मामला जब इच्छा मृत्यु का गया कि उनको इच्छा मृत्यु चाहिए, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया। तो अगला मामला सुप्रीम कोर्ट में था अरोड़ा आसफ रामचंद्र। सुप्रीम कोर्ट में मामला था अरोड़ा रामचंद्र शानबाग, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ। ये मामला है सर 2011 का, 2011 का। इस मामले के बाद निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लिया गया, सक्रिय इच्छा मृत्यु को दंडनीय अपराध बना दिया गया। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या है कि जब कोई व्यक्ति एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाए कि वह सिर्फ मशीन के भरोसे ही जीवित रहेगा, वह निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट से अर्जी लेके आप इच्छा मृत्यु दवाओं के सहायता डेथ कर हो सकती है। लेकिन अगर आप चलने फिरने की अवस्था में है, आप किसी से दुखी होकर इच्छा मृत्यु लेते हैं, तो वो दंडनीय अपराध में आ गया। इस मामले में क्या कहा गया कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार्यता मिली, ठीक। इसमें लिखना है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया गया। किसको स्वीकार कर लिया गया? निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को। और इसी के बाद सक्रिय इच्छा मृत्यु को क्या बना दिया गया? सक्रिय इच्छा मृत्यु को सर बना दिया गया अपराध। अब यहाँ पे 3 आईपीसी की धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। एक धारा आपके लिए आती है आईपीसी की धारा 306, एक होता है 302, 307, आप अक्सर सुनते होंगे, किसी की हत्या के लिए प्रयास करना 307। एक आती है आईपीसी की धारा 306, आईपीसी की धारा 306। यह क्या है? किसी भी व्यक्ति को जिंदगी में ऐसे हालात पैदा करना कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक। ऐसे हालात पैदा करना जिससे वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। इसमें 10 साल का दंडनीय अपराध है। और ये किसके तहत आता है? आईपीसी की धारा 306 के तहत, ठीक। ऐसे हालात पैदा करना, ऐसे हालात पैदा करना कि वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाए। इस मामले में सब 10 वर्ष का कारावास है और यह एक दंडनीय अपराध है, ठीक। किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना। और दूसरी आर्टिकल जो है, ठीक, अपनी दूसरी आर्टिकल है 309 आईपीसी
की धारा 309, आईपीसी पढ़ाऊंगा अलग से छोटे छोटे टॉपिक करके 4-4-5-5, ठीक है। आईपीसी की धारा 309, आत्महत्या का प्रयास करना ही दंडनीय अपराध है, ठीक। आत्महत्या करो ना यार, आत्महत्या का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध है। एक दंडनीय अपराध है। आत्महत्या का प्रयास करना एक दंडनीय अपराध है। अब यहां से आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना फिर क्या, अपने मौलिक अधिकारों की बात, ठीक। ठीक, कल की क्लास को हमने कहां पे छोड़ा था, यहीं पे हमको शुरू करना था। कहां पे? आर्टिकल 23 पे। किस पॉइंट पे शुरू करना था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल्स हैं। एक है 23, एक आर्टिकल कौन सी है सर? एक आर्टिकल है अपनी 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार में एक आर्टिकल है 23 और दूसरी आर्टिकल है 24, ठीक। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 का पहला शब्द है मानव का दुर्व्यापार। मानव का दुर्व्यापार। दूसरा एवं बालात श्रम प्रतिषेध। मानव दुर्व्यापार एवं बालात श्रम का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 23 कहती है। और आर्टिकल 23 को 2 भागों में छोटे छोटे बांटा गया है, ठीक। पहला आर्टिकल 23(1), आर्टिकल 23(2). 23(1) में, आर्टिकल 23 के 1 में 3 प्रकार के शोषणों का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के शोषण का उल्लेख किया गया है। 3 प्रकार के शोषण का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला प्रकार है सर बलात् श्रम। बलात् श्रम, बलात् श्रम पहला प्रकार है। इसमें हम क्या लिखेंगे? इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। इसमें हमारा शब्द क्या होगा? इच्छा के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। पहला क्या हो जाएगा? 3 अधिकार में पहला मेरा हो गया बलात् श्रम, और बलात् श्रम में हमने क्या लिखा? इच्छा के विरुद्ध कार्य को करवाना। दूसरा पॉइंट है बेगारी। दूसरा पॉइंट है सर बेगारी। और बेगारी में हमको क्या लिखना है? बेगारी में हमको लिखना है काम के बदले पैसा ना देना। एक शब्द गांव में सुने होंगे बेगारी। बेगारी वही क्या है? बेगारी। काम के बदले, काम के बदले पैसा न देना, ये क्या हो जाएगा? बेगारी, ठीक। और तीसरा पॉइंट इसमें है मानव व्यापार। तीसरा पॉइंट क्या है भैया? तीसरा पॉइंट है मानव व्यापार। तीसरा पॉइंट है मानव व्यापार। यहाँ पे मानव का जो अर्थ हो जाएगा वो दोनों से है, चाहे वो महिला होंगे, बच्चे होंगे, पुरुष होंगे। क्या नहीं करना है? उनका खरीद और बेचना, खरीदना और बेचना नहीं होना चाहिए। ये क्या है? मानव व्यापार हो जाएगा। इसी पॉइंट के अंतर्गत देवदासी प्रथा, दास प्रथा, वैश्यावृत्ति सभी क्या है? एक प्रकार से बंद है। दुर्व्यापार, ये सारी चीजें इसके तहत क्या कर दिया गया है? बंद किया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 23(1) के तहत। और 23(2) सर क्या कहता है? 23(2) कहता है कि यदि सरकार के द्वारा, ठीक,
यदि सरकार के द्वारा कोई प्रयोजन, यदि सरकार के द्वारा कोई प्रयोजन, कोई नागरिक सेवा या कोई नागरिक सेवा आरोपित की जाएगी या जाती है, आरोपित, यदि सरकार के द्वारा कोई प्रयोजन या नागरिक सेवा आरोपित की जाती है तो इसे बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, तो इसे बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं पड़ेगी। दूसरा पहला आपने देख लिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23। ठीक, आप देख लीजिए यहाँ पे जरा सा ये तीनों पॉइंट। ठीक, और उस पे आर्टिकल 23 का मेन मोटिव क्या हो जाएगा, जो आपको जवाब देना रहेगा वो हो जाएगा मानव का दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम। अगला क्या है, आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में का प्रतिषेध क्या कहता है, कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध या कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, इसमें विशेष क्या है, एज क्या है, उम्र क्या है बच्चे की, उम्र है 14 वर्ष से कम के बच्चे कारखाना, खान, उद्योग धंधे या ऐसे कोई काम नहीं करवाए जा सकते जो शारीरिक रूप से हानिकारक हो। ठीक, बालकों, कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बच्चों के अलावा इन जो पॉइंट, इनके अलावा किसी भी उद्योगों में उनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक, और यह एक निरपेक्ष अधिकार है। यहां पे क्वेश्चन भी बनता है, एब्सोल्यूट, यह एक निरपेक्ष अधिकार है, एब्सोल्यूट अधिकार है। तो ये मेरा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। ठीक, अगर इसी में आपका जो है, इसी के आर्टिकल के बाद सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका के आदेश के बाद एक मंडल का गठन किया गया है, बाल पुनर्निवास कोष, और दूसरा गठन किया गया है बाल आयोग का गठन किया गया था, किसके तहत, आर्टिकल 24 के तहत। ठीक, अब अगला हमारा क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला अधिकार हमारा आपका कौन सा है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कितने अधिकार हैं, आर्टिकल कहां से कहां तक इसमें है, ये क्वेश्चन कई बार आता है, ध्यान रखना। तो कहां से कहां तक है, 25 से 28 तक। कहां से कहां तक, 25 से 28 तक। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 के दो भाग हैं, 25(1) और 25(2). 25 को दो भागों में बांटा गया है, 25(1) और 25(2). तो 25(1) कहता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों को
अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। ठीक, इसके बाद आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता। 25 का 1, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसे का आचरण और उस धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। कौन देता है? 25 का 1 दे रहा है। ठीक, अब 25 के 2 को देखते हैं। 25 का 2, आर्टिकल 25(2), इसके अंतर्गत 2 युक्त निबंधन बनाए गए हैं, 2 युक्तियां बनाई गई हैं। पहली युक्ति क्या है? पहली युक्ति है कृपाण धारण करना सिखों का अंग समझा जाएगा। ठीक, पहली युक्ति है कृपाण धारण करना सिख धर्म का अंग समझा जाएगा। ये पहली युक्ति है। दूसरी युक्ति इसमें क्या? कृपा धारण करना सिखों का अंग समझा जाएगा। ठीक, दूसरी युक्ति क्या है? हिंदू शब्द के अंतर्गत जैन, बौद्ध और सिख शामिल है। ठीक, किसके अंतर्गत? हिंदू, ये क्वेश्चन है कई बार, शब्द के अंतर्गत बुद्ध, बौद्ध, जैन और सिख शामिल हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर? 25 का 1 और 25 का 2। ठीक, और इसमें एक लाइन और लिखना है कि यह अधिकार दोनों 1 और 2 दोनों 25 का 1 और 25 के दोनों में अगर हम एक लिखे 25 का 1 और 25 का 2, एक लाइन लिखे कि यह अधिकार नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। यह अधिकार नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। यह अधिकार नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। ठीक, पॉइंट क्लियर? आर्टिकल 25। ठीक है, क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार अच्छे एग्जाम में आया है। हिंदू शब्द के अंदर आर्टिकल 25 के 2 में कितने लोगों को शामिल किया गया है, ये आया हुआ क्वेश्चन कई बार रहा एग्जाम में। ठीक, अब आते हैं आगे। अब अगला टॉपिक है हमारा अनुच्छेद 26, आर्टिकल 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? प्रबंधन की स्वतंत्रता। किसके लिए? धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन का अधिकार या प्रबंधन की स्वतंत्रता। कौन सा आर्टिकल दे रहा है? आर्टिकल 26, आर्टिकल 26। इसके अंतर्गत धार्मिक संस्था की स्थापना की जा सकती है। एक अधिकार आप लिखें, धार्मिक संस्था की
स्थापना का अधिकार। पहला पॉइंट क्या हो गया, धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार हो गया। दूसरा पॉइंट, संपत्ति के अर्जन एवं उसके स्वामित्व का अधिकार। संपत्ति के अर्जन एवं उसके स्वामित्व का अधिकार। संपत्ति के अर्जन और उसके स्वामित्व का अधिकार, और इन संपत्तियों के प्रशासन का भी अधिकार किसको है। ठीक, 3 पॉइंट किसमें आ गए आपके, आर्टिकल 26 में आ गए। आर्टिकल 27, अनुच्छेद 27, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता। आर्टिकल 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता। छेद 27, धर्म की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता। धर्म की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता। ठीक, धर्म की अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता, धार्मिक अभिवृद्धि के लिए स्वतंत्रता। इसमें पॉइंट हमारे क्या होंगे। ठीक, इस वाले पॉइंट में हमको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि किसी राज्य द्वारा, किसी धर्म, किसी देश द्वारा या किसी विशेष समुदाय द्वारा किसी धर्म का प्रोत्साहन किया जाएगा, उसकी अभिवृद्धि की जाएगी और उसमें कुछ पैसे इकट्ठा किए जाएंगे, तो उन पैसों पे करारोपण नहीं रहेगा, उन पैसों पे कर नहीं लगेगा। ठीक, किसी भी धर्म के द्वारा अगर पैसे इकट्ठा किए जाते हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट दिया गया है कि अगर उस धर्म से संबंधित कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए पैसा वसूला जाता है, जैसे तीर्थ यात्रा, जैसे हज, तो उसमें उससे शुल्क वसूला जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो पैसे इकट्ठे किए जाएंगे धर्म की अभिवृद्धि के लिए, उस पे कर नहीं लगेगा, उससे शुल्क नहीं लिया जाएगा, उस पे करारोपण नहीं होगा, क्योंकि वो धर्म के विकास के लिए स्वतंत्र है और उसके लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। आर्टिकल 27। अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। 28 का 2 भी है, 28 का 3 भी है, और 28 में विशेषता बनाई गई है कि राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा न दी जाए। किससे पोषित? राज्य निधि से पोषित, राज्य निधि से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा न दी जाए। इसका एक अपवाद है मदरसा। इसका एक अपवाद है मदरसा, जो राज्य के निधि पे पोषित है लेकिन उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है। अब 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, और उसमें पहला पॉइंट आपने देखा कि राजनीति से पोषित संस्था के, ठीक, नोट हो गया। अब अगर हम थोड़ा सा आगे आते हैं, एक आर्टिकल है 28(2). कौन सी आर्टिकल है? 28 की 2। आर्टिकल 28(2).
28 तो विशेष रूप से कहता है कि यदि कोई शिक्षण संस्थान, साथ में लिखते चलेंगे, यदि कोई शिक्षण संस्थान किसी धार्मिक न्यास के अधीन स्थापित हुआ है, किसी धार्मिक न्यास के अधीन स्थापित हुआ है, तो वह धार्मिक शिक्षा दे सकता है। प्रदान कर सकता है। कोई ऐसा विद्यालय जैसे पतंजलि के जो विद्यालय है स्पेसकर, वे धार्मिक न्यास है, एक ट्रस्ट है, उसके द्वारा स्थापित विद्यालय धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। बनारस में कई सारे गुरुकुल हैं जो विशेष धर्म से आधारित विशेष अखाड़े से लोग दे सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक और बहुत अच्छी लाइन कही गई 28 का 3। 28 का जो 3 आर्टिकल है बहुत अच्छा पॉइंट का है कि इसमें जो है पढ़ने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। 28 का 3 कहता है कि किसी व्यक्ति को ऐसे शिक्षण संस्थानों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को ऐसे शिक्षण संस्थानों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को ऐसे शिक्षण संस्थानों में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इस तरीके से मेरा एक और अधिकार पूरा हो गया, धर्म और धार्मिक शिक्षा का अधिकार। अब अगला अधिकार आएगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। ठीक, ये हमारा 28 तक पूरा हो गया। अगला अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। कितने आर्टिकल इस अधिकार में है? 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक, कौन कहता है? आर्टिकल 29। इसमें कई सारे उपबंध बनाए गए हैं। उपबंध क्या है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिक को किसी अनुभाग विशेष भाषा या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। 29 का एक उपबंध है कि किसी भी जगह पे किसी भी राज्य में रहने वाला नागरिक अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है, संस्कृत के अधिकार में। दूसरा उपबंध है राज्य द्वारा पोषित किसी भी संस्था में, राज्य निधि से पोषित किसी भी संस्था में प्रवेश के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग आदि के आधार पर मना नहीं किया जाएगा। ये किसके उपबंध है? आर्टिकल 29 के उपबंध है। अब तुमको यार एक बात हमेशा समस्या में रही होगी कि सर अल्पसंख्यक में आते कौन कौन है? ठीक, जिनकी संख्या कम होगी, अल्प होगी। संविधान निर्माण के समय उनको किसमें रखा गया? अल्पसंख्यक में। वर्तमान में कौन कौन है अल्पसंख्यक में? मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। कौन है अल्पसंख्यक में? मुस्लिम है भारत में, ईसाई है, बौद्ध है, पारसी है और सिख है। अल्पसंख्यक में कौन कौन है? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सिख, एक जाति और ले लो जैन। ये सब किस में आते हैं?
संख्यक में आते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं। अब अगली आर्टिकल है हमारी आर्टिकल 30, और बता दें इतनी महत्वपूर्ण है कि हमेशा एग्जाम में रहती है। तुम लोग बोर हो रहे हो, हमें पता है। दिक्कत क्या है ना कि इंटरेस्ट, अगर आपका इंटरेस्ट छोटा है, आप पैदा ही सिपाही की भर्ती के लिए हुए हो, तो ये बोर कर रहा होगा। यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी का कोई भी प्री एग्जाम उठा लो, कोई भी प्री एग्जाम, अगर आर्टिकल रटना है तो अभी आप पेट एग्जाम उठा लो। ये आर्टिकल 30, आर्टिकल 33, आर्टिकल 32 से सारे आर्टिकल पूछे जाते हैं। और जितने भी आर्टिकल के क्वेश्चन आते हैं सिर्फ और सिर्फ भाग 4 तक ज्यादातर आते हैं, क्योंकि ये सारे महत्वपूर्ण है राज्य के लिए, अपने मौलिक अधिकार, और उधर 4 का मौलिक कर्तव्य की आर्टिकल है, वहां पे दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या है? आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। शिक्षण संस्थानों की स्थापना